जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, उसकी काफी ज्यादा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, और ऐसे में अब लोग ये भी जानना चाहते हैं एप्रिसिएशन हो रही है, और ऐसे में अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपका प्लान ऑफ लॉकडाउन 4 में कैसा होगा, आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल अब लॉकडाउन 4 में कैसा होगा? मीनाक्षी देखिए, अभी तक जो हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं तो उसमें अभी गाइडलाइंस हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं तो उसमें विभाग की ओर से गाइडलाइंस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री पर हम लोग सख्ती से उसका अनुपालन कराते हैं, उसी पर हम लोग सख्ती से उसका अनुपालन कराते हैं कि थोड़ा कष्ट सख्ती में जरूर होता है। मैं समझता हूँ कि जब हम नियम कानूनों का सख्त पालन जरूर करता है, लेकिन उसका नियम कानूनों का पालन जो लाभ है, लेकिन वो उसका भी हमको मिल रहा है कि लाभ है हद तक वो भी हमको मिल इस कोरोना वायरस को रोक पाने में हद तक सफल भी हुए हैं। इस कोरोना वायरस जहां तक आगे की बात सफल भी हुए हैं। तो हम लोगों ने जो लोग हमारे प्रवासी आज वापस आ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो लोग हमारे प्रवासी आज वापस आ रहे हैं, क्वारंटीन का जो नियम है हमने उसको हम क्वारंटीन का जो नियम है हमने तमाम जो पालन करवा रहे हैं। गांव पंचायतें हैं, हमने तमाम जो हमारे प्रधानों ने इसमें बड़ी गांव पंचायतें हैं, वहां पर गांव प्रधानों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और अब मैंने उनको कुछ अतिरिक्त ताकत भी दी है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ लगाए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, महिला बाल कल्याण विभाग की हमारी आंगनबाड़ी हमारे आशाएं होती है, उन सबको हमने इस काम में लगाया है ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड वो ठीक से उसका पालन, क्योंकि जो भी लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं इस समय वो जो महामारी का काफी संक्रमण जिन इलाकों में गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरला से हमारी ट्रेन आने वाली, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, काफी देश भी ही जबकि काफी ये रोग फैल चुका है। लेकिन ऐसे में अपने लोगों को अपनापन भी देना है हमको, और उनसे सख्ती से नियमों का पालन भी कराना है जी। उसमें हमने दंडात्मक प्राविधान भी किए हैं कि जो अगर मास्क नहीं पहनता तो उसके लिए दंड की हमने व्यवस्था की है। क्वारंटीन से अगर कोई इधर उधर भागता है तो उसको हमने उस पर हमने अपराध दर्ज किया है। तो हम सख्ती भी कर रहे हैं, और जो उसके लिए आवश्यक जो स्क्रीनिंग है स्वास्थ्य विभाग से वो भी किया जा रहा है जी। क्योंकि त्रिवेंद्र जी, उत्तराखंड देवभूमि और चारधाम यात्रा के साथ साथ अपने पर्यटन स्थलों के लिए बहुत मशहूर है। ऐसे में जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो है टूरिज्म सेक्टर पर, और इससे जुड़ी हुई इकाइयों पर, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। इन्हें वापस से बूस्ट करने के लिए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, अभी हमने फौरी तौर पर तो जो बिजली के बिल हैं उस पे हमने फिक्स चार्ज की माफी की है, और बिजली की दरों में हमने 4% की भी कटौती की है। और इस दौरान अगर कोई जमा करता है तो हमने 1% का उनके लिए छूट भी रखा है। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जो पैकेज दिया है उस पर हम आगे उस पर कैसे हमने कार्रवाई करनी है, कैसे लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है, वो काम हमको करना होगा। और राज्य सरकार भी जो इसमें हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख लोग हैं, 94,000 के करीब हमारे कर्मचारी हैं जो होटलों में, इस हॉस्पिटलिटी बिजनेस में। तो उन सब के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड तो हमारी लेबर है उनको अभी हमने 2-2 हजार रुपया उनको दिया है, 2 किस्तों में, 1,000 एक बार, 1,000 एक बार। और तात्कालिक जो जरूरत है तो खाने के लिए राशन आज लोग दे रहे हैं, ताकि जब तक हम लोग आगे की रणनीति बनाते हैं, जब तक वातावरण धीरे धीरे सामान्य होता है, तो ये लोग कम से कम उससे परेशान न हो, उनको खाने के लिए मिलता रहे। आज ये सबसे बड़ी चिंता है,
क्योंकि आर्थिक जो संसाधन है और जो आर्थिक स्रोत है, आर्थिक स्रोत इस समय मैं कहूं कि जो जरिया होता था हमारा पर्यटन का, तीर्थयात्रियों का, वो आज माइनस में है। तो ऐसे में तमाम तरह की और कुछ योजनाएं हम लोग बना रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उसके बारे में उचित नहीं है, लेकिन हमारा उस पर आगे भविष्य की रणनीति बन रही है जी। उसमें एग्रो बेस्ड भी है, पर्यटन पर आधारित भी है, और तमाम जो अन्य जो माध्यम हो सकते हैं रोजगार के, तमाम माध्यमों पे हमारा मंथन चल रहा है। त्रिवेंद्र जी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट जी क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोल दिए गए हैं। मीनाक्षी, अभी जो हमारा ध्यान है मीनाक्षी जी, वो ये है कि जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं उन लोगों को हम सुरक्षित पहले उनके घर तक पहुंचा दें, इस पर हम ऐसा पूरी तरह केंद्रित है। और ये जो वायरस है, ये इसको हम कैसे फैलने से कम कर सकते हैं या फैलने से रोक सकते हैं, इस पर हमारा पूरा फोकस है। बाकी हमने दो समितियां इसके लिए बनाई हैं, एक आर्थिक विशेषज्ञों की है, एक हमने मंत्री मंडल की एक समिति बनाई है, वो इस पर लगातार कि कैसे हम फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट अपने लोगों को दे सकते हैं उस पर काम कर रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं, तो इतनी ऊंचाई पर आपने क्या व्यवस्थाएं करवाई है? और क्योंकि चार धाम की यात्रा तो लगता नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी धार्मिक स्थलों में किसी भी तरीके की गैदरिंग से रोक की बात कह चुकी है केंद्र सरकार, आप इस दिशा में क्या सोच रहे हैं? देखो मीनाक्षी, बद्रीनाथ जी में तो बहुत कठिनाई नहीं है व्यवस्थाओं में, क्योंकि वहां तक हम गाड़ियों से पहुंच सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था की असली परीक्षा है वो केदारनाथ जी में है, वो यमुनोत्री जी में है। केदारनाथ जी तक पहुंचने के लिए बर्फ काट करके तब वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया, और पैदल 21 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पर लोग पहुंचे, क्योंकि आजकल हेलीकॉप्टर भी नहीं वहां चल सकते और बाकी वहां पर पहुंचने का लिए कोई साधन नहीं है। और वहां पर भी हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, वहां पर समय पर मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, वहां पर पूजा पाठ हो रहा है। यद्यपि जो तीर्थ यात्री नहीं हैं, लेकिन जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उनके टाइम फिक्स होते हैं, वो वहां पर जाके अपना जो भगवान के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। बस हमारी कोशिश यही है कि फ्यूचर में हमारे ये धाम फिर एक बार इनमें तीर्थयात्रियों का भी रोक टोक आना जाना हो, ये हमारी कोशिश है। और क्योंकि ये बीमारी डायनामिक है जी, अभी उसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो विशेषज्ञ लोग हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, और इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि और जो दौर चल रहा है महामारी का, उसको वॉच कर रहे हैं जी, और उसी हिसाब से हम आगे अपनी रणनीति बनाते हैं। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि ये इस वायरस से राज्य को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले जी, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और तमाम जो हमारे गांव में जो लोग आ रहे हैं, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं बार बार कि भाई आप मास्क लगाइए, आप डिस्टेंसिंग का पालन करिए, आप साफ सुथरे ढंग से हाथ मुंह धोते रहिए। तो ये अपील हम उनसे कर रहे हैं, और कष्ट होगा आपके माता पिता की, ये अपील हर स्तर पर बार बार की जा रही है। एक और सेक्टर की तरफ मैं अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है रोडवेज सेक्टर, बसेस का परिचालन, जो कि अभी तक पूरी तरीके से बंद था, और इस वजह से तकरीबन एक अनुमान के मुताबिक 22 करोड़ का हर महीने का नुकसान हो रहा है। इस दिशा में अब क्या क्या ढील दी जाएगी? बसेस का परिचालन विद इन स्टेट के अंदर किस तरीके से होगा? हाँ, उसको हम लोग प्रारंभ करने पर आज हम फैसला लेंगे उस पर, और हम लोग परिवहन को खोलेंगे, लेकिन उसी में वही बस के नॉर्म्स के साथ चले, जो बसों में अनावश्यक भीड़ न हो, या हम उसमें लिमिटेड जो संख्या उसके निर्धारित होगी उतने ही यात्रियों को लेकर हम उसमें जाएं। उस पर हम आज हम शाम को निर्णय ले लेंगे। लेकिन अब इसके पश्चात है कि अब हमको जो कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़ करके हम उसको खोलना चाहिए। जी, क्या बसेस का परिचालन 2 राज्यों के बीच में भी होगा? और खास तौर पर ये चुनौती तो तब आएगी जब
आपकी एक सरकार है, दूसरे राज्य की दूसरी सरकार है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत आती है। तो क्या आपको लगता है कि बसेस का परिचालन अब 3 राज्यों के भीतर भी होना चाहिए? देखिए, ये तो हालात पर निर्भर करेगा। अभी जो हालात हैं वो काफी दिक्कत देने वाले हैं, और ऐसे में कितने लोग आएंगे जाएंगे ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न है। और इसलिए अभी हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे मैंने कहा कि डायनामिक है, कुछ भी पूरे निर्णय ले लेना मैं समझता हूं कि काफी कठिन है। लेकिन हाँ, हालातों को देखते हुए हम समय समय पर इसके लिए निर्णय लेंगे। हम नियमित रूप से बैठते हैं और निर्णय करते भी हैं, और कई बार उसके परिणाम लगता है कि अनुकूल नहीं है तो फिर एक आध बार जी हमको अपने निर्णय वापस भी लेने पड़े, क्योंकि हमने देखा कि अगले दिन उसका परिणाम सरामत के लिए जो अहर्ताएं हैं, अगर उनको नहीं हम पालन करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और इसलिए हम लोग आपस में बातचीत करके और जैसे हालात बनते हैं उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे, लेकिन ना नहीं है। जी, आर्थिक पैकेज को लेकर अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जुड़े थे तो वो थोड़ी सी नाराजगी जता रहे थे। हालांकि वो ये कह रहे थे वो नाराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ मांगे रखी थी आर्थिक पैकेज को लेकर, वो मांगे पूरी नहीं हुई। आपको लगता है कि जो आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वो अनुकूल है? क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कैश बेनिफिट देने की बजाय आपको हाथ में वो पैसा देना चाहिए, क्योंकि मजदूरों को उसकी जरूरत है। आपको लगता है ये प्रपोजल मानने लायक है? नहीं, देखिए, मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उसको दिया गया है राज्यों को या गांव के लिए। तो ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? जो तमाम जो राशन मजदूरों के लिए दिया जा रहा है वो भी तो डायरेक्ट बेनिफिट है। तमाम जो वर्ग जो समाज के हैं, चाहे वो मजदूर हों, मछली पालने वाले हों, इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिक होंगे, खेतों में काम करने वाले श्रमिक होंगे, उन्हीं के जेब में तो इस पैसे ने जाना है। ये प्रधानमंत्री जी ने जो ढंग से इसकी योजना की है, ये जड़ों को सींचने वाला है, जड़ों को मजबूती प्रदान करने वाला है। अगर जड़ें मजबूत होंगी, उसके ऊपर जो पौधा बनेगा वो स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा, अच्छे फल फूल वो देगा भविष्य। जो आम आदमी है उसके अंदर एक कर्तव्य बोध भी जगाने वाला है। और इसलिए मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने जो बात वो मुझे उचित नहीं लगती है। मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि आखिर केंद्र सरकार तो जो भी फंडिंग करेगी राज्य ही उसको खर्चा करते हैं। दरअसल जैसे भूपेश बघेल ये भी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कई सारे आर्थिक पैकेजेस के लिए या राहत के लिए उन्हें कई सारे पत्र लिखे केंद्र सरकार को, लेकिन उन मांगों को नहीं माना गया। क्या आप लोगों ने भी ऐसे कोई पत्र लिखे थे? क्या आप लोगों ने भी कोई सहायता राशि आर्थिक पैकेज की मांग की थी? देखिए, हमने कोई पैकेज की मांग नहीं की। हमने यही कहा कि मनरेगा में लोगों को रोजगार के दिन बढ़ने चाहिए, मनरेगा की दिहाड़ी ये बढ़नी चाहिए। हमारे जो कृषि के जो काम, जो अल्पकालिक काम होते हैं, उनको भी मनरेगा में शामिल होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को काम मिल सके। लोग काम छोड़कर आए हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि वो लोग काम करें, वो लोग इंगेज रहें, व्यस्त रहें। तो जहां उनको उससे इनकम जनरेट होगी वहीं वो इंगेज रहेंगे, तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहेंगे। तो क्या आपकी ये मांगे मानी गई त्रिवेंद्र जी? निश्चित रूप से इतना बड़ा पैकेज मिला है साहब, लोगों की आशाएं जो है विश्वास में बदली हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह से आम आदमी के लिए सोच रहा है, जिसके पास न बोलने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो केवल बेचारा अपना आक्रोश प्रकट कर सकता है। कितने लोग उसके आक्रोश को देख पाएंगे? उनकी प्रधानमंत्री जी ने स्वतः चिंता की है,
निचले तबके से लेकर के चाहे वो उद्योग जगत के लोग होंगे, सबकी चिंता इस पैकेज में की गई है। मुझे बताइए ना मीनाक्षी जी, 15 लाख करोड़ कहा था फिक्की ने, और जो रघुराम राजन है उन्होंने 65,000 करोड़ कहा था जब राहुल गांधी एंकर बन के उनको सवाल पूछ रहे थे जी। तो कहाँ 65,000, 20 लाख करोड़, कहाँ 15,000 करोड़ की डिमांड फिक्की कर रहा था, कहाँ 20 लाख करोड़ मिल गया। तो ये बहुत ही जो अनपेक्षित पैकेज देश को मिला है। तब तो एक संदेह ये खड़ा होता है त्रिवेंद्र जी, क्या ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री का रवैया या केंद्र सरकार का रवैया बीजेपी शासित प्रदेशों में और कांग्रेस शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग है? क्या भेदभावपूर्ण रवैया है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी भी स्टेट के, क्या किसी बीजेपी शासित स्टेट को कोई विशेष पैकेज दिया गया है क्या? कहीं दिया गया है क्या? तो प्रधानमंत्री जी ने घर का मुखिया जैसा एक, मैं बार बार कहता हूं कि जो राष्ट्रीय अभिभावक है उन्होंने सबकी बराबर चिंता की। जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए बराबरी के हिसाब से कर रहे हैं। उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है, उस राज्य की आवश्यकता क्या है, इस राज्य की क्या, कोई मछली पालन कहेगा तो उत्तराखंड में तो मछली पालन नहीं है, वो सब जो हमारे राज्य हैं उनको मिलेगा, या जहां पर तालाब में मछली पालन का काम होता है वहां पर होगा। अगर श्रमिकों का काम है, मनरेगा का काम है, तो गाँव को उसका फायदा होगा। अगर इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया है तो इंडस्ट्री को शहरों में उससे फायदा होगा। किसान को अगर पैसा दिया है तो किसान की जेब में अगर पैसा जाएगा, डायरेक्ट पैसा किसानों की जेब में पैसा भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने। जो हमारी उज्ज्वला योजना की बहनें, उनको फ्री गैस मिल रही है, उनके उसमें 500 रुपया हमारे उनके अकाउंट में दूसरी किस्त चली गई है, किसानों के उसमें पैसा चला गया है। तो अब केवल बीजेपी शासित राज्यों में पैसा जा रहा है ऐसा नहीं है, सभी राज्यों में जाए। किसान तो किसान है, मछली पालक तो मछली पालक, आंगनबाड़ी तो आंगनबाड़ी है, गरीब तो गरीब है, उसमें ना कोई वर्ग है, ना रंग है, ना भेद है, तो सबको जा रहा है। त्रिवेंद्र जी, अब मैं लॉकडाउन 4 के स्वरूप से जुड़े हुए कुछ और आपसे सवाल जी आप कंप्लीट कर लें। छत्तीसगढ़ में अगर उज्ज्वला कनेक्शन वालों के पास गैस फ्री नहीं जा रही तो फिर बताएं हमको अपने मुख्यमंत्री जी। तो सभी को जा रहा है, वो तो अकाउंट में जा रहा है जी, बिना नाम जाने जा रहा है। लिस्ट है, उसके हिसाब से उनके अकाउंट नंबर है, सीधा उसमें प्रॉफिट जा रहा है। तो ये क्या डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं है? 3-6 महीने के लिए गैस फ्री होगी। और ये बात ताकि अच्छी बातें नहीं है जी। थोड़ा ऐसा लगता है कि उनको राजनीतिक बातें अभी नहीं सोचनी चाहिए। समय बहुत है राजनीति के लिए, अभी तो इस संकट से हम लड़ रहे हैं, इससे जूझ रहे हैं हम लोग। मेरा सवाल आपसे ये है कि किसान से जुड़े हुए और किसानी से जुड़े हुए सभी जिस तरीके से पहले केंद्र सरकार ये कह रही थी कि सारे नियम उनके ऊपर इतने लागू नहीं होते, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना काम कर सकते हैं, क्या ठीक उसी तरह जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अगर हम बात करें जो प्राइवेट टैक्सी हैं, कैब हैं, ऑटो रिक्शा हैं, क्या उनका भी ये परिचालन होगा? क्या ऑफिसेस खुलेंगे? हाँ, ऑफिसेस हमने खोले हैं जी, और 33% पर अभी हम लोग खोल रहे हैं जी। और अधिकारियों को जिसको आवश्यकता होती है उनको बुलाते हैं। सेक्रेटरीट हमारा सचिव बैठते हैं और जो जरूरी है 5-6 विभाग, बाकी वर्क फ्रॉम होम। ये हमने पहला स्टेट है उत्तराखंड जिसने वर्क फ्रॉम होम 20 मार्च को लागू कर दिया था। और अब कोई जरूरत पड़ती तो उनको हम बुलाते हैं, काम लेते हैं, लेकिन हाँ भीड़ कम से कम हो अपने कार्यालयों करते हैं। मैंने स्वयं मंत्री कार्यालय में ये 1/3 हमने किया है। तो मैं समझता हूँ कि यही पालन सबको करना चाहिए जी। जरूरी काम है, वो सारे काम हो रहे हैं, यथा समय हो रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप हमारे साथ जुड़े और उत्तराखंड के तमाम दर्शकों के और भारत के तमाम दर्शकों के जो सवाल है उसका जवाब दिया। आपने अभी सुना सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, उनका पूरा प्लान ऑफ एक्शन। मुख्यमंत्री सम्मेलन में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।